हेलो अभिषेक, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? बहुत कुछ चल रहा है, बस गर्मी कुछ ज़्यादा चल रही है एज ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्ड कर रहे ये हैं। तो है। बिल्कुल। और आप क्रिकेट देखते हो? कम देखता हूँ टू बी ऑनेस्ट। हाँ, आईपीएल चल रहा है अभी जैसे। यस, बट एज ये थोड़ा सा जैसे मेरी स्टोरीज डिफरेंट रहती है, ये मेरा एट्रीब्यूट थोड़ा डिफरेंट है, बट हाँ क्रिकेट के कुछ किस्से हम ज़रूर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं तो जब भी कोई भी क्रिकेट का मैच देखती हूँ, अगले दिन कुछ हो ना हो, कोई भी टीम जीते, जय शाह की वो एक रील जरूर वायरल होती है जिसमें पीछे से आता है कि नई स्क्रिप्ट तो मैंने ही लिखी है। बट यार एक मैं ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, फालतू में लोग मजाक बनाते हैं जय शाह जी के। आई मीन समबडी हु हैज़ प्लेड लेट्स से 75 मैचेस हिमसेल्फ, वो खुद मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं 24 बार, उनने 87 टाइम्स लगातार सिक्सेस मारे हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अपनी गली में खेला है। बट ऐसे केस में आप कैसे मजाक बना सकते हो? बट अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि आपको क्या लगता है, इज आईपीएल स्क्रिप्टेड? मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, बट टू सम एक्सटेंट यस। Yes. आई एम नोन टू गिव बोल्ड स्टेटमेंट्स, बट हाँ बिल्कुल है। बट स्टिल यार, जस्ट बिकॉज वी आर सेइंग अबाउट क्रिकेट, एक बहुत हार्श रियलिटी में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इधर एक फैक्ट बता देता हूँ, लास्ट वन ऑन द क्रिकेट फ्रंट। आपने देखा होगा कि रणजी के मैचेस होते हैं, ठीक है? अब रणजी के मैचेस में अगर आप 10 साल पहले जाते हो, 10-15 साल पहले, द हाईएस्ट अमाउंट पर मैच जो एक क्रिकेटर को मिलता था वो था 40,000 रुपए, ठीक है? विच इज नॉट दैट बिग टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर द काइंड ऑफ एफर्ट्स और ये सारी चीज करते बट हैं। चलो 10 साल पहले फिर भी वो चलता है। जाएगा, हाँ। अब टेक्निकली देखा जाए तो उस हिसाब से आज के टाइम पे एटलीस्ट 1.5-2 लाख तो होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि सबकी सैलरी बढ़ी तो उनकी क्यों नहीं बढ़ी? इन्फ्लेशन सब कुछ है। इंटरेस्टिंगली अभी भी वो 40 है, बट एक कैच हुआ था उस समय पे एसोसिएशन को ना थोड़ा फोर्स किया गया। जो एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स थे बोले यार हमारे बच्चे हैं, मतलब काइंड ऑफ यंगस्टर्स, इनको एनकरेज करना पड़ेगा, तो दे बॉट अप की एक प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। तो जो रेवेन्यू बनेगा एसोसिएशन का, उसका एक कट दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ 26%, ठीक है, विच इज गुड। 26% एसोसिएशन को दिया जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाल फिलहाल में फ्यू रणजी प्लेयर्स हैड रिवील्ड 1-2 साल पहले कि ये 26 कभी हुआ ही नहीं है, 8% हुआ था, और उसमें से भी 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक नहीं मिला है लोगों को। सो द थिंग इज, जितना ग्लैमरस हम देखते हैं बाहर जो कमाता है ना क्रिकेट में, वो गिनती के, वी टॉक अबाउट कोहलीज, धोनीज एट्सेट्रा, ये हैं जो क्रीम लेयर्स हैं। ये लोग एक्चुअली में सारी चीज़ें कमा रहे हैं। जो बीच के इसके बाद जो नीचे वाला लाइन आ रहा है ना, वो पूरा पॉलिटिकल हैसल में फंसा हुआ है। तो भारत में हर बच्चे का एक सपना तो ज़रूर रहता है एक बैट लेके जब वो जाता है कि क्रिकेटर बनेंगे। बट लेट मी टेल यू, until unless आपके मित्र अच्छे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे भी द रिच आर गेटिंग रिचर वाला एंगल आ रहा है। Absolutely, yes, that is precisely what is happening. But that being said, हमारे इधर रिलीजन के बाद अगर कोई दूसरी चीज चलती है तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट है। तभी भगवान कहते हैं ना, Absolutely. डेमीगॉड्स कहते हैं क्रिकेटर्स को। तो बस वही वाली चीज है। तो शादी अच्छे इंसान है वैसे, बट ये चीज है। बट जैसे अभी आपने बोला बीसीसीआई जैसे वन ऑफ द रिचेस्ट एसोसिएशंस, राइट? Absolutely. तो 20,000 करोड़, हाउ डिड बीसीसीआई बिकम सो रिच? यार सो बीसीसीआई में ऐसे नहीं कहूंगा इन्हें काम अच्छे नहीं किए। दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। बीसीसीआई के अगर एकदम आप रूट्स पे जाओगे तो क्या हो गया था कि बीसीसीआई एक समय पे कुछ नहीं कमाती थी। आई एम टेकिंग यू अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक, एकदम स्टार्टिंग में। फिर क्या हो गया, इनके ना साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स पे कुछ मैच होने वाले थे। तो साउथ अफ्रीकन वालों ने बोला कि भाई आप ये पूरा टूर्नामेंट होगा, देयर विल बी, पहले ना बड़े मैचेस होते थे 2020 और ये सब, तो क्योंकि हम सबका रिटेंशन स्मॉल हो चुका है, अब लॉन्ग फॉर्म से ज्यादा लोग शॉर्ट्स देखते, तो लाइक तब 5-5 दिन, बिल्कुल 5-5 दिन के, तो वो बहुत बड़ी सीरीज चलने वाली थी, मतलब 20-25 दिन वहां पे रहने वाले थे। तो बीसीसीआई सोचा कि इनने बोला कोर्ट भेजो, आप कितना चार्ज करोगे? इनने कभी चार्ज ही नहीं किया था, तो इनने बोला एक रैंडम फिगर अपन डाल देते हैं। तो दे एक्चुअली कोटेड भैया हम $4,000। दे डिडंट मेंशन, उनको वो टोटल का $4,000 कर रहे थे। सामने से काउंटर है $6,000 पर मैच। लाइक ओ इतना पैसा है इधर, यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी। वहां से उनको अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हुई। द मेजर गेम चेंजिंग एक्चुअली हैपेंड आफ्टर आईपीएल ओनली। जैसे आप लोगों को बताओ, अभी जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। आज भी अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ जो बीसीसीआई के पास टोटल आता है, उसमें से 2,500 करोड़ आईपीएल से आता है। सो आईपीएल स्पॉन्सरशिप हो गई। आईपीएल के जो मैच खरीदे जाते हैं, क्रिकेटर्स खरीदे जाते हैं, जो कमीशंस बनते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है, बिल्कुल, दैट इज द बिगेस्ट
चंक ऑफ मनी विच दे आर मेकिंग एज ऑफ नाउ। तो वो जो 2008 और 2009 में ये जो फैसले लिए गए ना कि एक IPL किया जाए और फिर उसके बाद इस तरह से, दैट वाज द गेम चेंजर फॉर बिगर मनी। इससे पहले धीरे धीरे ये लोग समझ गए थे राइट्स बेचना और ये बेचना, ये सारी चीज़ें। ऑल्दो अभी भी ना इनके थोड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़े क्रिकेट फैंस होंगे तो उनको ध्यान होगा कि बीच बीच में मिस्टर कोहली का भी BCCI के साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा बीच में हुआ था। मतलब थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए थे ड्यूरिंग द कैप्टेंसी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, बट इस तरह से वो बढ़ा था। तो वो साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, दैट बिकेम अ गेम चेंजर। वहां से धीरे धीरे करके दे अंडरस्टूड द ग्लैम वर्ल्ड ऑल्सो, हाउ टू मिक्स बोथ ऑफ देम, एंड देन स्लोली व्हेन द IPL थिंग केम, फिर BCCI पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बना। बिल्कुल, और अनस्टॉपेबल ही बोलेंगे शायद। अभी तो और ऊपर जा, दिस इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द होल वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। मतलब ये इंडिया की ना मेरे को बड़ी खास बात लगती है। मतलब इंडिया में सबसे रिचेस्ट बोर्ड भी इधर है, सबसे ज्यादा काइंड ऑफ अंडर प्रिविलेज लोग भी यही हैं। अब मुंबई की बात करूँ तो मुंबई मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सेम जगह जहाँ पर 13,000 करोड़ का भी एक ही घर है और वहीं पे सबसे बड़ा स्लम एरिया भी है। तो दिस इज वेरी जो कॉन्ट्रास्ट है जो यहाँ पर बोलते हैं ना, वेल्थ डिस्पैरिटी है वो इतना है। तो जो बोलते हैं ना रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो वो यहाँ पर तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो दैट इज हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क हुई है। बट जैसे अभी क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्रिकेटर्स का तो अलग टाइप का स्टारडम फैंडम होता है। बट IPL में अगर एक और इंसान का स्टारडम या फैंडम मैंने देखा है तो वो है शाहरुख खान। मतलब, और पता है मैं ये सोचती हूँ कि शाहरुख खान का ऑफ कोर्स उनके घर के सामने ऐसे हज़ारों लोगों की भीड़ लगी रहती है, सिनेमा में तो उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ही। बट क्या शाहरुख खान इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी स्वे कर रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स ये मैं कतार के कनेक्शन में बोल रही हूँ। तो देखिए, है तो सही, बिल्कुल है। शाहरुख खान के साथ सबसे बढ़िया चीज़ है, शाहरुख इज एक्सपर्ट इन ब्रांडिंग। अब मैं एक जैसे एक किस्सा बताता हूँ, ठीक है? शाहरुख भाई केस करते हैं क्या, नहीं करते हैं शायद, पता नहीं, जो भी है। शाहरुख जी के एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। अभी रिलीज हुई थी इनकी 2 बहुत ब्लॉकबस्टर बीच में मूवी हुई थी। एक वो आर्मी वाली हुई थी, पठान और जवान, ठीक है? अब पठान के टाइम में बड़ा किस्सा है, इस पर बड़ा इंटरनल चीज़ बता रहा हूँ। पठान जब रिलीज़ हो रही थी उस समय पे स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कि हर जगह आ रहा था हाउसफुल खतरनाक वाला, ये वाली चीज़ था। कुछ लोग उस समय पे जो लॉजिकल माइंड वाले हैं वो कुछ थिएटर घुसे। थिएटर के बाहर उनको बंदे बोलते हैं, बोले हमारे पास पठान के फ्री टिकट है, आप ले लो। बोले फ्री? ब्लैक में बेचने वाले थे तो फ्री हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक थिएटर में नहीं हो रहा था, बहुत सारे थिएटर में हो रहे थे। डू यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम करीब 80,000 टिकट्स फ्री में बेचे जा रहे थे। रीजन ये थे कि शाहरुख डिड अ वेरी फिनोमिनल जॉब, उनकी मार्केटिंग टीम ने किया होगा, इन्हें कॉर्पोरेट हाउसेस पे ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। कॉर्पोरेट बुकिंग्स वाला एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली लोगों ने ले लिया था, हार्डली पीपल वर टर्निंग अप। तो और यही सेम चीज उन्होंने डुनकी पे भी ट्राई किया था, बट डुनकी नहीं चली बिकॉज डुनकी की स्क्रिप्ट भी बहुत ढीली थी, एक्शन भी नहीं था। बाकी 2 में चलो थोड़ा एक्शन है, और साल में 2 निकली, और ये इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। 2 गाने अच्छे चला दो, हर जगह वो प्ले करवा दो, रील्स के लिए लोगों को थोड़ा पैसा दे दो, वो लोग उसी पे डांस करेंगे और अपने आप वो चलता। तो वो परसेप्शन अच्छा बिल्ड हो गया था। तो इनिशियली एक्चुअली द सीट्स वर नॉट गेटिंग फिल्ड। ये उन्होंने बोल के परसेप्शन बिल्ड कर दिया। एंड दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। मीडिया एक बार परसेप्शन बना देता है तो उसके बाद तो शाहरुख हैज डन इट अगेन एंड अगेन। मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, नार्कोटिक्स ऐसा डिपार्टमेंट होता है ना, एक बार आप फंस गए आप कभी नहीं निकल सकते हो। सबसे खतरनाक वाली चीज़ होती है, मतलब खुदा ना खास्ता अभी चलते चलते आपके बैग में किसी ने कुछ एक डाल दिया, उसके बाद आप अगर पकड़े गए, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, मैं नहीं लेके चलती इस बैग में कुछ, बट इन केस वो हुआ ना तो निकलना बड़ा मुश्किल है। बट बिकॉज आर्यन वॉज सन ऑफ दी शाहरुख खान, इसलिए वो इतना ट्राई करने के बाद, इसलिए उन्होंने ना जवान में वो डायलॉग भी मारा था, बाप वाला डायलॉग मारा था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात। एब्सोल्युटली। तो उन्होंने बिल्कुल वो किया था, बट स्टिल ही फिगर्ड आउट अ वे विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स, और वो निकल गया। शाहरुख छोड़िए, मतलब मैं तो बोलता हूँ सारे खान काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल है। मतलब एक हमारे खान है, बहुत बढ़िया ह्यूमन है, तो उनके केस में तो निकल गया कि भाई हिरण ने दारू पिया हुआ था, फिर उसके बाद गाड़ी अपने आप चल रही थी, टेस्ला होगी शायद, अपने आप चल रही थी, लोग उड़ गए। एंड फन फैक्ट, खान जी का वो लॉ जो जिनने केस लड़ा था, उसी ने हर्षद मेहता का भी केस लड़ा था। जेठमलानी जी ने स्टार्टिंग से जब चालू किया था तो जेठमलानी वाज द वन हु, बट जेठमलानी हर्षद मेहता को नहीं बचा पाया, शायद कोई टिकट विकेट का सीन था पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स आ जाता है तो सब खत्म होता है। बट यहाँ पर ही इज ओनली ह्यूमन, या ह्यूमन हो जाते हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनके साथ ये वाला सीन था। तो
आई वुड से येस, हमारे देश में प्लस बाहर के देश में शाहरुख हैज़ अ वेरी, एंड दैट्स व्हाई आप देखोगे ना दुबई में, व्हाई डू पीपल काइंड ऑफ वर्शिप शाहरुख. मतलब बुर्ज खलीफा पे अगर किसी का ट्रेलर चल रहा है, So you can just imagine, because these people also understand. First of all, have you ever wondered ये दुबई इतना ज़्यादा बड़ा कैसे बन गया? मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे. जैसे अभी लास्ट ईयर 2023 में एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें बहुत ज़्यादा उसमें बताया गया था कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया छोड़ के, वो बाहर जा रहे हैं. और जो 2 देशों में जा रहे हैं वो बेसिकली हैं या तो अपना दुबई या फिर सिंगापुर. और मेरा क्वेश्चन ये था कि यार, हाउ डिड दुबई बिकम सो रिच, हाउ डिड सिंगापुर बिकम सो रिच? दुबई में जब उस समय पे जो मिनिस्ट्री देख रहे थे स्पेसिफिकली, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी. ये 1960s की बात करो, 50-60, जब दुबई कुछ भी नहीं था. तो इन लोगों ने तब थोड़ी बहुत इधर उधर खुदाई करी तो थोड़े बहुत ट्रेसेस ऑफ ऑयल निकले. बट उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अरब देशों के जैसा वी कैन नॉट बी सोनली डिपेंडेंट अपॉन ऑयल, क्योंकि हमको पता नहीं कितना है. तो उस समय पे जो वो उनके लीडर थे, उन्होंने एक चीज़ अच्छी करनी शुरू करी. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्पेंड करना शुरू किया. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स अच्छे बनाओ, मेनली पोर्ट्स अच्छे बनाओ. पहले उनका पोर्ट्स बहुत नैरो था दुबई का, उन्होंने पोर्ट्स को बहुत ब्रॉड कर दिया. क्यों? ताकि मोर शिप्स कैन अकोमोडेट. पहला चीज़ उन्होंने ये किया. दूसरी बात है, बीच में उन्होंने टैक्सेस हटा दी कि भैया फॉरेन ट्रेड करो, आप इधर आओ. उसका रीजन सिंपल सा था. फिर ना उस समय पे उनकी पूरी मिनिस्ट्री उन पे हंसती थी कि भाई क्या कर रहे हो शेख साहब, आप ये सब क्यों करते जा रहे हो, टैक्सेस नहीं आ रही, ये नुकसान कर रहे हो. वो इनफैक्ट ये करते थे कि अगर उनको किसी बैंक से लोन भी मिलता था गवर्नमेंट को, वो सारा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा था. नो ऑयल एक्सप्लोरेशन, नथिंग. मतलब रोड्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रा बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने उस चीज़ पे करा. हाउ इट स्टार्टेड पेइंग देम बैक इज, पोर्ट्स जब ब्रॉड हुए, ज़्यादा ट्रेड्स होने लग गए, ज़्यादा लोग आने लग गए. फिर इन्होंने अपना दूसरा प्लान बनाया. बोले लोग आ रहे हैं तो लोग 2-3 दिन तो रुकेंगे, तो नाउ लेट्स कन्वर्ट दुबई इनटू अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. वो उनका सेकंड स्टेप था. अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन कब बनेगा, उन्होंने एक दिमाग लगाया. बोले किसी भी देश में आप तब जाओगे जब यहाँ तो वहाँ पे कुछ लार्जेस्ट हो, बिगेस्ट हो. तो दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस बुर्ज खलीफा. ये सारी चीज़ों पे उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया. अब लोगों को एक अट्रैक्शन बनने लगे. उन्होंने बोला पूरी दुनिया घूमने से बेटर है लार्जेस्ट ऑफ एवरीथिंग या बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज ओवर हियर. तो वो लोग दुबई पे आने लग गए. फिर इनके साथ एक और चीज़ हो गई, एमिरेट्स, विच इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लाइट. सो एमिरेट्स के लिए इन्हीं लोगों ने चालू करा, जो इनके शेख और ये थे. तो उन्होंने बोला यार एमिरेट्स को हम पॉपुलराइज कैसे करें. तो पहली चीज़ है, गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ पे थी. उन्होंने गवर्नमेंट एमिरेट्स को पैसा देती थी कि भाई आप सस्टेन करने के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं. एयरलाइंस, हाँ एयरलाइंस बहुत लॉस मेकिंग बिजनेस होता है बाय द वे. इंडिया में 12 से ज़्यादा एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं आज तक. तो ये बहुत लॉस मेकिंग. कुछ हो जानी चाहिए कुछ हो जानी चाहिए, लेकिन अब तो बची कम है यार, कुछ तो रहने दो. सो ये थे. तो इन लोगों ने ना एयरलाइंस, तो उनको 2 फायदे हो गए. एमिरेट्स को उधर की गवर्नमेंट पैसा देने लग गई. दूसरा, इनको बोला तुमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. तो एमिरेट्स वहाँ से जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी थी, चाहे वो सिंगापुर की तरफ से हो, यूएसए की तरफ से हो, क्रॉस बॉर्डर्स होने लग जाए, तो एमिरेट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा होने लग गई. तो टूरिज्म होने लग गया, लोग आने लग गए. जब टूरिज्म होने लग गया तो बाहर से लोग बिजनेस देख के वहाँ पर और बिजनेस स्टैब्लिश करने लग गए. और यूएई से ज़्यादा दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई ने एक पॉलिसी आज भी स्टिक करा है, जो हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव. उन्होंने बोला सब आओ, हम ना अब अगर एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप किसी भी अरब देश में जाओगे ना, आपको कल्चर तो अरब का दिखेगा. शेख्स विल बी देयर, कैमल्स बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा. पर बाकी देशों के कंपैरिजन में दुबई में देखोगे, दुबई हैज़ ओपन आर्म्स. आपको 50-60% तो घूमते हुए इंडियंस दिख जाएंगे, चाइनीज दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे आपको. बाहर के देशों में थोड़ा सा कट्टर है, वो अपने रूल्स थोड़े इम्पोज करते हैं कि बॉस इधर आया तो ये जरूरी है. दुबई गेव अ फ्री हैंड. दुबई बोला कुछ रूल्स हैं जो नॉर्मल रूल्स है डेकोरम का, वो आपको फॉलो करने हैं, बाकी इट्स ओपन फॉर एवरीबडी. तो ये जो एक इंसान को फ्रीडम मिलती है तो वो आके वो फ्री होके वहाँ पर और बिजनेस चलाता है. एंड नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि भारत से सबसे ज़्यादा अमीर लोग दुबई इसलिए जाते हैं, पहला वहाँ पर टैक्स नहीं लगता. इंडियन टैक्स सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इज रिडिकुलस. कुछ लोग इसमें आपत्ति जताएंगे, बट मैं उसके 3 सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ. इंडियन का टैक्स सिस्टम इसलिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंद कर दो, लो, बट कुछ लोग आप कंपेयर करेंगे, भाई कनाडा में तो ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है. भाई उधर सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, भाई उधर आपको फ्री में हेल्थ केयर मिल रहा है, भले ही उस पर एक वेटिंग रहता है बट हेल्थ केयर मिल रहा है. वहाँ पर अगर एक जनरल बाहर की अगर मैं बात करूँ तो हर 10 बंदे के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर है. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन जनरल है. वहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हो. यहाँ पर अगर आप फास्ट लोकल दादर की चढ़ लेते हो या फिर पीक आवर्स में मेट्रोज में चढ़ लेते हो तो आपको पता लगता है कि भाई कितना ज़्यादा. तो लोग डिसाइड करेंगे आप कौन से स्टेशन पे उतरोगे. एब्सोल्युटली. सो जब आप एक टैक्स ब्रैकेट पे पहुंचते हो, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट इफेक्टिवली इज 42%, इट्स नॉट 30%.
आप एक बार 5 करोड़ के ऊपर कमाने लग जाओ तो आपका 42% जा रहा है। तो वो सामने वाला 42% वाला सोचता है अगर मेरे को लीगली ही करना है तो वाई शुडंट आई शिफ्ट माई बेस टू सम अदर प्लेस। एंड दुबई ओपन आर्म से वेलकम कर रहा है, सिंगापुर ओपन आर्म से वेलकम कर रहा है, तो पीपल एक्चुअली रश इन टू दीज प्लेसेस। तो ये एक और रीज़न हो जाता है। एंड एक बार एक ड्राइवर से मिला था, तो ही हैज़ सीन ऑल दीज प्लेसेस। तो उसने मेरे को एक चीज़ कही थी कि यार इंडिया के रईसों ने तो कुछ देखा ही नहीं है, असली रईसी तो दुबई में है। एंड आई फर्मली बिलीव दैट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब नेक्स्ट लेवल की रईसी है वहाँ पे। मतलब जो दुबई के मतलब यू नो द रिच लाइव्स ऑफ दुबई शेक्स इज अ थिंग। एब्सोल्यूट। अरे आप इनकी अगर जैसे लाइफ की बात करूं तो वहाँ पे ना बहुत प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं, लेकिन जो दो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फैमिलीज है जो दुबई में, एक तरह से समझ लो दुबई इनका ही है, ठीक है। एक अल मक्तून करके है, मोहम्मद अल मक्तून फैमिली है। यही बेसिकली वो डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने पूरे, इनके फादर ने उठाया था, ये बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने। डिफेंस मिनिस्टर के बाद इन्होंने ऑयल के खदान भी लिए और ये सारे लिए, एंड बाद में ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट शेक्स आउट देयर। ऑन पेपर इनका नेटवर्थ अलग बताया जाता है, लेकिन यूजुअली इट इज सेड ये $1 ट्रिलियन प्लस वाले हैं अकेले, ठीक है। ऑन पेपर अलग है, दिस इज। तो एक अल मक्तून करके इनका है और एक अल रोस्तमानी करके है। तो यहाँ पर जो इनके जो प्रिंस, एक तरीके से कह सकते हैं दुबई के जो प्रिंस है फाजा, तो उन्हीं के फादर है मोहम्मद जी। तो फाजा की अगर मैं बात करूँ तो ही इज जस्ट 40, एंड 40 की एज में उनके पास करीब करीब 16 to 17 लग्जरी कार्स हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच कार is around 40 to 50 CR। आप बोलोगे इतना तो कोई लग्जरी आ नहीं रही है, बिकॉज दीज आर ऑल गोल्ड प्लेटेड। ओह माय गुडनेस। सो 40-50 करोड़ की एक गाड़ी, और ऐसे 15 से 16 गाड़ियां हैं। फॉरगेट अबाउट द रिचनेस। सो उनके पास फैंटम गोल्ड में है, उनके पास रोल्स रॉयस के 2 गाड़ियां गोल्ड में है। अच्छा, फॉरगेट अबाउट कार्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गाय इज कि फजा बोले कि यार अब कार में मजा नहीं आता। देखो एक लेवल पहुंचो तो अब और किक चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे डोपामाइन चाहिए रहता ना किक, तो इनको दूसरा किक चाहिए। तो दे हैव टैंक्स, पर्सनलाइज टैंक्स। फिर उन्होंने बोला यार टैंक्स में भी मज़ा नहीं आ रहा। टैंक्स में वो रेगिस्तान में घूम रहे हैं, ठीक है, बढ़िया लग्जरियस टैंक्स है। फिर बोले इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर दे हैव, सो इनके घर नहीं होते, इनके फ्लैट नहीं होते, इनके पैलेस होते हैं, महल होते हैं। सो देयर इज वन पर्टिकुलर एरिया इन दुबई, आई फॉरगॉट द नेम, एक जगह है वहाँ पर वो एरिया, मतलब साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे कुछ नहीं लगे उसके सामने। वो सिर्फ महल है वहाँ पे। वहाँ पे अगर आपके पास बंगला है तो आप गरीब इंसान हो उस एरिया में। एंड ये फाजा भाई साहब का जो महल है वो ज़्यादा नहीं, वो 7,000 करोड़ का है। अगर आया ना, बस 7,000 करोड़ का उनका महल है। उनके पास 130 नौकर अंदर रहते हैं, बाहर के अलग है। 130 नौकर अलग से रहते हैं। मैं बस बता रहा हूँ पैसा कितना है दुनिया में। हम लोग इधर बैठ के सोचते कि ये अंबानी जी के पास पैसा है, लेकिन दुनिया में कुछ ज़्यादा ही पैसा है, फैला हुआ है। सो ही हैज़ ऑल दीज थिंग्स। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज पीपल है, शेख्स लोग ना, ये जो ये सारे शेख्स लोग हैं, इनके शौक इतने ज़्यादा अलग हैं। तो दे आर नॉट लाइक कि हम दबा दबा के बैठे हैं पैसा। उनको पता है सप्लाई बहुत है इनके पास। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कभी दुबई जाओगे, दुबई में आपको सड़क में कभी कभार सड़ी हुई पड़ी हुई बेंज मिल जाएगी, फरारी मिल जाएगी। सड़ रही है मतलब धूल लगा पड़ा हुआ है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। दुबई के दोनों फ्लिप साइड है, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हु डू स्कैम्स इन इंडिया ऑल्सो रन टू दुबई। आई विल टेल यू व्हाई। क्या होता है दुबई में, अगर आप ये होते हो, लेट्स से आप उधर गए, आप रिस्क बहुत लिया, आपने बिजनेस चालू किया, ठीक है। बिजनेस चालू करने के बाद अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो और आप वहाँ के आपने लेके रखा हुआ है सारा लाइसेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, आपको जीवन भर के लिए कारावास में डाल देंगे। दैट इज ऑल्सो सर्टन थिंग। तो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको पता लगता है होने वाले हैं, गाड़ी वाड़ी छोड़ी, फ्लाइट पकड़े और लंदन निकल जाएंगे। तो यू वुड फाइंड कि वहां पर ऐसी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, सारी अबैंडन्ड। मतलब जिसको देख के इंडिया के रोड पे हम दिल्ली में खुश हो जाएंगे कि और हमने इधर देख लिया यार, सीपी में हम गए थे तो हमने ये गाड़ी देख ली है, वो उधर ऐसे पड़ी हुई है, धूल लग रही है वहाँ पे। दुबई का ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ रहती है कि दुबई में आप जाते हो, इफ़ यू हैव दैट, आपके दुबई की सिटीजनशिप है, वो अलग आपको घर बना के देंगे, आपको सब कुछ करके देंगे, एक दिरहम में कुछ देते भी हैं कि आप अपना बिजनेस चालू करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर्स, बट हाँ जो प्रॉपर वहाँ के हैं, तो मौका वहाँ पर बहुत मिलता है। इंडिया के साथ ना एक बड़ी दुर्भाग्यवश वाली बात है, हम लोग ऑफन वेस्टर्न और यूएई वालों के साथ कंपेयर करते हैं। हम भूल जाते हैं कल्चरली हम बहुत डिफरेंट हैं। जैसे आई एम बीन इन्वाइटेड टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, IITs, IIMs जब मैं जाता हूँ तो कुछ बंदे मेरे को मिलते हैं। नॉर्मल कॉलेजेस भी जाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो गए, मतलब ये भी नॉर्मल नहीं है, बट जैसे SRCC हो गया, हंसराज, जब भी बुलाते हैं तो
वहाँ पे जब दूसरे कॉलेज के भी बच्चे आते हैं विच आर लाइक टायर 2 सिटीज से इधर आ रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक कि हम ड्रॉप आउट करेंगे, क्योंकि यूएई में तो बहुत करते हैं, बिल गेट्स करता है, मार्क जकरबर्ग कर रहा है, ये करता है, सब देखो तो हम भी करेंगे, हम टाइम फोकस करेंगे। तो जस्ट फॉर अ क्विक फैक्ट, सिंस आई मेंशन दीज 2-3 नेम्स, अगर आप लोग बिल गेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, कार्लोस स्लिम, किसी के साथ भी अगर आप कंपेयर कर रहे हो बाहर वालों के साथ, बिलीव मी, अगर वो लोग इंडिया में पैदा होते, भले इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब कुछ है, वो तो आज जहाँ पर है वो कभी नहीं हो पाते। आई एम नॉट सेइंग इंडिया बुरी जगह है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ों का जैसा, जस्ट बिकॉज आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया अपने आप को आप सोचोगे, एंड आई कैन गिव एन नंबर ऑफ रीजंस क्यों ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो दुबई में बहुत पैसा है, यूएई में बहुत पैसा है। दुबई आई थिंक वो हमेशा 2 टाइम्स अहेड सोच रहा है, वो 2 टाइम्स अहेड सोच रहा है, मतलब उनको पता है भाई पानी की कमी होने वाली, तो अब हमको क्या करना चाहिए। दे आर वहाँ के एक शेख एक डिफरेंट सिटी बना रहे हैं, लाइक हाइपर सिटी फॉर देम, तो वो अलग से वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल टुगेदर। तो आई वुड सजेस्ट काफ़ी सारे लोगों को ना एक आध बार ये कंट्रीज विजिट करनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि आपको वहाँ पे सेटल होना है, बट एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिलता है। नाउ यू विल गेट द आंसर। हर चीज़ का एक लॉजिक है, हम लोग भेड़ चाल में चलते हैं, लॉजिक ही नहीं समझते। क्यों भारत का सबसे रईस आदमी, जितने भी रईस आदमी हैं, अपने बच्चों को भारत में ही नहीं पढ़ाते? इट इज नॉट बिकॉज भारत में एजुकेशन बुरा है, भैया IITs, IIMs, दे आर सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस, बट वो इसीलिए 2 चीज़ें, हर रईस इंसान जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है वो बाहर 2, 5, 10 करोड़ लेके इसलिए पढ़ाता है। पहला, नेटवर्क, क्योंकि वो जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, वो बच्चे बाहर जाके कोई JP Morgan का CEO बनने वाला है, कोई गोल्डमैन सैक्स का बनेगा, कोई यूनिलीवर का, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिलीवर, गूगल, इनके बड़े पोस्ट पे है। तो जब इनके 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ की डील करनी होंगी तो यही लोग काम आएंगे, ये तो दोस्त है ऑन अ कॉल्स वे। दैट इज नंबर 1 रीजन, क्योंकि ये बाहर भेजते हैं। दूसरा, टू सी यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट आप जितने भी रिच लोगों को लेके आप चले जाओ, सबने अपने बच्चों को, इफ दे कुड अफोर्ड, बिल्कुल, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ब्राउन, सबने बाहर येल, हर जगह ये इधर ही भेजते हैं, LBS भेज देंगे, हर जगह भेज देंगे। सो दिस इज द रीजन। और हमारे स्टार्टिंग से अब जितने भी, अब वो बात अलग है कि काफी सारे लोग उधर जाके भी इधर आके स्कैम कर देते हैं, वो बात अलग है, बट दिस इज द रीजन। वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे अभी इंडिया की, अभी जैसे रिचेस्ट लोगों की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ना जैसे इंडिया में भी और हर जगह भी ना कॉर्पोरेट राइवलरीज चलती हैं। कॉर्पोरेट राइवलरीज इज लेजिट अ थिंग। और अगर इंडिया में 2 नाम हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट लिए जाते हैं ना, तो वो है अंबानी और अडानी, ठीक है। जबकि मैं अक्सर ही वाली चीज सोचती हूँ कि जैसे अभी अनंत अंबानी की वेडिंग हुई तो गौतम अडानी अपनी फैमिली को लेके आए थे। अभी पीछे जब गौतम अडानी के शेयर्स खरीदने थे तो अंबानी ने खरीदे थे, राइट। तो क्या असली में ये राइवलरी है दोनों के बीच में या नहीं है? ऑन फेस राइवलरी है, मतलब दिखाने के लिए है। बट किस चीज के लिए, मतलब ये किस चीज के यार, ये रईस इंसान ना जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो मनी इज नॉट अ गेम। पैसा तो इन लोगों ने इतना कमा लिया है कि इनकी 100 पुश्तियां बैठ के खाएंगी, सिंपल सी बात है। तो पैसा इज नॉट अ गेम, नाउ इट इज अबाउट बीइंग रिचेस्ट। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिच इंसान जो होता है ना, वो अब ओन नहीं करना चाहता चीज़ें, वो कंट्रोल करना चाहता है। रिच इंसान हमेशा कंट्रोल करेगा, एंड बिलीव मी, आप कोई रिच इंसान बताओ, मैं बता सकता हूँ कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। सिंस यू मेंशन अबाउट अंबानी, आई विल टेल यू हाउ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। एक बात बताइए, आज 70% ऑडियंस किस इंस्ट्रूमेंट को सबसे ज़्यादा यूज़ करती है? इट्स मोबाइल फोन। उन्होंने सीधा डेटा वाले इंडस्ट्री में घुसे हैं, सो दैट आप सोचो कितने कनेक्टिव पॉइंट्स उनको, किसी भी इंसान का टेस्ट पता करना है, कुछ भी पता करना है, वो उस चीज़ पे सारा डेटा उनके पास है, तो वो डेटा पे घुसे हैं। एक सिंपल सा, एक मैं आपके ऑडियंस को एक वो देता हूँ, कमेंट्स में आके एक सिंपल सा एक चीज़ करेंगे। आप हमारे देश के टॉप 3 रिचेस्ट देखो, 2 देखो यार, 3 देख लो, चलो खुशी के लिए थोड़ा बैलेंस बनाते हैं। 3 रिचेस्ट के नेटवर्थ देखो, एंड उसके बाद अगले 20 देखो, एंड सी द वेरिएशन, डिफरेंस देखो, इतना ज़्यादा डिफरेंस। तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि आपने पावर कितने लोगों को देख रखे। सेम विथ US ऑल्सो। US में अब जैसे, मतलब कसम से मैं बता रहा हूँ, लोग ये नहीं सोचते हैं, बिल गेट्स इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन। बिल गेट्स हर साल बोलते हैं कि मैं अपने सब्सटैंशियल पार्ट चैरिटी कर रहा हूँ, लेकिन चैरिटी इतनी करने के बाद भी उनका नेटवर्थ इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है? जब माइक्रोसॉफ्ट का शेयर उतना नहीं बढ़ रहा, वो कैसे बढ़ रहा है? वो कोई नहीं सोच पा रहा है। तो देयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। बेसिक बात यह है कि जो बड़ा इंसान है ना, पहली चीज़ वो कंट्रोल करता है, दूसरा उसने आप लोगों को मैट्रिक्स में घुसा के रख दिया हुआ है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट हाँ, वो मैट्रिक्स में घुसा दिया है। जो इस चीज़ से निकलेगा वो बचेगा। एंड तीसरी चीज़, जो अब कुछ लोग इस पर भड़क जाएंगे, लेकिन तीसरी चीज़ है लक एज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट आई कैन प्रूफ, अगर आप बोलते हो मैं प्रूव करता हूँ, लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे को तो लगता है कि हार्ड वर्क, वो पैसा, सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, बट पैसा भी किस्मत का होता है। ये मेरा मानना है। और मेरा मानना है कि इन्होंने जितनी भी चीज़ें बोली ना, ये भी सिर्फ 50% ही कॉन्ट्रीब्यूटर है। सारी चीज़ लकी है,
मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है। बिल गेट्स बढ़िया बंदा है। अब ये सारे वो जो लोग ड्रॉप आउट करते रहते हैं ना, उन लोगों के लिए कि हम ड्रॉप आउट होंगे, बिल गेट्स के लिए पहली बात, बिल गेट्स अगर इंडिया में पैदा होता तो वो कभी बिल गेट्स नहीं बनता। क्यों? बिल गेट्स को कंप्यूटर का एक्सेस 1960 में मिला, इंडिया में 1985 में आया। तो वो जब वो मल्टी मिलियनर बना तब तो उसको पहली बार एक्सेस आता। पहले चीज क्लियर हो गई, पहली चीज इंडिया में हुआ। बिल गेट्स अगर लड़की होता, विमेन एम्पावरमेंट, तो भी वो नहीं हो पाता। क्यों? बिल गेट्स पैदा हुआ यूएस में। 1960 तक यूएस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पीक पे था। आपको एक हैरानी की बताता हूँ, 1960 तक हार्वर्ड में विमेन का तो एडमिशन नहीं कराते थे। तो विमेन का एडमिशन नहीं, तो बिल गेट्स का एडमिशन भी ड्रॉप आउट छोड़ो, एडमिशन ही नहीं होता। पहली चीज, बिल गेट्स अगर रंग में गोरे नहीं होते तो भी नहीं होते, बिकॉज 1964 में एक्ट रिलीज हुआ था। तो अगर इसके पहले अगर हुए होते तो उनको राइट्स ही नहीं मिलते। चौथा चीज, बिल गेट्स अगर सियाटल में, सियाटल जिन लोगों को नहीं पता, कंटेक्स्ट बनाने के बोल दूं, दिल्ली के बड़े घर वाले साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, और बॉम्बे का साउथ बॉम्बे, ठीक है, इस हिसाब से, और पुणे के हो तो कोरेगांव पार्क, ठीक है, इस हिसाब से, कोरेगांव पार्क, विमान नगर। तो वो वहां पे सबसे एलीट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। कितने लोगों को एक्सेस मिलता है ये आपको पता है। चलो वो छोड़ो, बिल गेट्स की अगर मम्मी बिल गेट्स की मम्मी नहीं होती तो बिल गेट, मतलब मैं बर्थ के हिसाब से नहीं बोल रहा, लेकिन बिल गेट्स की अगर मम्मी नहीं होती तो बिल गेट्स इतना बड़ा नहीं बनता। कैसे? क्योंकि बिल गेट्स की मम्मी है, आई थिंक मैरी गेट्स है। मैरी गेट्स बैठी हुई थी आईबीएम के डायरेक्टर बोर्ड पे। तो पहली बार जो इन्होंने अपना डॉस का सॉफ्टवेयर बेचा, जो मूवीज में कहानी बना के बताया जाता है कि एक जन को गराज से लेकर, बिल्कुल गराज से लिया, वो भी खुद नहीं बनाया था, गराज से उठा के एक जन को पे करके बनाया गया था। तो बिल गेट्स ने वो चीज़ दी, उसकी मम्मी ने पीछे से डायरेक्टर को पुश करवाया कि भैया ले लो, अच्छा चीज़ है। तो वो आईबीएम का ब्रेक नहीं मिलता तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कभी एग्जिस्टेंस पे आता नहीं, क्योंकि उनको बड़ा ब्रेक नहीं मिलता। बिल गेट्स, मैं तो सारे एंगल से बता रहा हूँ आपको। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ता था, दैट वाज द ओनली स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके पास एक सुपर कंप्यूटर उस समय पे था। एक्सपोजर भी हो गया। अब आप खुद समझ लो, मतलब वो बंदे के पास कितने, वो छोड़ो, अगर आज एक आम इंसान उस समय पे, जब जैसे इंडिया में क्या हो गया, लास्ट 7-8 साल से स्टार्टअप का कल्चर आया है, लोग अब समझ रहे हैं, तो अब उनको समझ में आता है ये एस्टैब्लिशमेंट होती है, कंपनीज एक्ट होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी, अब तो इंटरनेट से समझ रहे हैं। उस समय पे तो कुछ था नहीं। बिल गेट्स के पापा टॉप लॉयर थे, और वो इन्फ्लुएंस कितने थे, उनका उठना बैठना था विद पीपल लाइक जॉर्ज सोरोस, क्लिंटन्स के एंसेस्टर्स, इन सारे लोगों के साथ उठना बैठना उनका था। तो उनके पापा ने इनका फ्री में सारा रजिस्ट्रेशन, क्या लीगल हो सकता है, कैसा क्या हो सकता है, एड करी है, सारा एड किया हुआ है। तो आई एम नॉट सेइंग बिल गेट्स मेहनती नहीं थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिल गेट्स जब थे उस समय पे और 18 घंटे, और आप कितने लकी अब इस चीज़ से समझोगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट 2 लोगों ने शुरू की है, बिल गेट्स और पॉल एलन। एक और बंदा था, उसका नाम मॉन्टी, पूरा नाम नहीं पता, मॉन्टी। तो क्या हो गया कि जब ये हार्वर्ड पहुंचे तो बिल गेट्स बोला यार अब तो कंपनी बनाते हैं। देखो, ड्रॉप आउट करने के लिए ना आपके पास बैकअप होना चाहिए। हाँ, जिगरा होना, एक क्वेश्चन नहीं होगा तो कैसे वो करोगे ना। और सिर्फ जिगरे से ज्यादा बैकअप इन द सेंस, अगर कुछ नहीं भी चला तो पापा मम्मी तो बढ़िया सेट है, संभाल लेंगे, सिंपल सी बात है। और उनके पापा मम्मी कितने सपोर्टिव है मैंने आपको बता ही दिया है। तो बिल गेट्स ने पॉल एलन को बोला, उनके जो पार्टनर थे, कि भाई ये कर लेते हैं अपन, छोड़ते हैं, अपन अपना चालू करेंगे, कंपनी चालू करेंगे, ठीक है। दोनों रेडी हो गए। उनके साथ तीसरा जो बंदा था वो मॉन्टी था। तो मॉन्टी ने इनको क्या कहा, पॉल एलन भी सही घर से, ये भी सही घर से, कि भैया अपने को खर्चे मानेंगे ना। तो जो मॉन्टी था, मॉन्टी ने बोला भाई मैं ड्रॉप आउट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पिताजी गराज में काम करते हैं, और तुम उसके बाद मैं इतने मुश्किल से स्कॉलरशिप लेके यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, तो मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे पास कोई, और तुम लोग सर्वाइव कर लोगे, मैं सर्वाइव करने के लिए मेरे को डबल काम करना पड़ेगा। तुम लोग बोलोगे इसी पे फोकस करो, नहीं हो सकता। इसी चक्कर में सो एवरीबॉडी, सेम विद मार्क ज़करबर्ग के पापा बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे, मम्मी बहुत बड़ी डेंटिस्ट थी, बहुत फेमस थे, पैसों की कमी नहीं थी, अच्छे एफ्लुएंट थे। वो ऐसा घर था जहाँ 7 साल की उम्र में उनको प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस करा गया, क्योंकि वो बढ़िया सारे घर में थे, ठीक है। टैलेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टैलेंट नहीं है, बट टैलेंट उस समय पे बहुतों के साथ। हमारे देश में काफ़ी सारे, आप गांव में चले जाओ, इतने टैलेंटेड लोग हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो आउटलायर्स के साथ कंपेयर करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनको इफेक्टिवली मिली हैं, और इतनी सारी, मतलब सो मेनी थिंग्स हैड टू गो राइट। आप बिल गेट्स में मैंने 6-7 एंगल बताए। पापा सही, मम्मी सही, बर्थ ऑन द सही टाइम, जब सिलिकॉन वैली, एजुकेशन सही, जेंडर सही, सब सही, बट नीयत सही नहीं है। नीयत सही नहीं है बिल गेट्स की। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी बड़ा इंसान है जिसने एटलीस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया ना, कहीं पर भी किसी भी देश में, उसके हाथ गंदे हैं। ये एथिकल ये सारी चीजें गई अचार लेने, ये लोग के हाथ गंदे हैं। विवादित हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे टाटा, उनका भी है,
सच्ची, क्योंकि यार जब अंबानी अडानी की बात होती है तो टाटास को तो एक अलग रिस्पेक्ट के साथ देखा क्योंकि बहुत जाता है। चैरिटी करते हैं, है ना, चैरिटी भी करते हैं और वैसे भी मतलब सुनने में बहुत कहाँ डाउन आता टू है अर्थ क्या? रहते हैं। हाँ, मेन हाँ, यही है ना, डाउन टू अर्थ रहते हैं। हाँ। एक छोटा सा मैं आंकड़ा बताता हूँ आपके लैंग्वेज में, आप लोग मीडिया से तो उसको ना PR कहते हैं, ठीक है।